हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन से देखेंगे कि लोगों ने कैसे इसके लिए रिवॉल्व किया और नेशनलिज्म आया। फ्रेडरिक सेरियू ने एक पेंटिंग दिखाई जिसमें दिखाया कैसे फ्रांस लीड कर रहा है दूसरे कंट्रीज़ को नेशनलिज्म गेन करने के लिए। फ्रांस ने बहुत पहले रिवॉल्यूशन नेशनलिज्म गेन कर लिया था। लुई 1674 में वहाँ राजा बना। लुई 16 जब फ्रांस का किंग बना तो उस समय उसका खजाना खाली था। द ट्रेजरी वाज एम्प्टी। फ्रांस का किंग लुई 1 से लुई 16 तक लगातार राजा बनते रहे। लुई 18 इनकी बूर्बो डायनेस्टी का लास्ट किंग था। लुई 16 ने ऑस्ट्रिया की हैब्सबर्ग एम्पायर की क्वीन से शादी की जिसका नाम मैरी एंटोनिटी था। ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग एम्पायर की ये प्रिंसेस थी जिससे लुई 16 ने मैरिज की। नाउ दिस इज द प्रोसेशन ऑफ मैरिज बिटवीन लुई 16 एंड मैरी एंटोनिटी। दीज वर टू डिफरेंट डायनेस्टी। लुई 16 प्रिंस पैलेस ऑफ वर्सलीज में रहता था जो बहुत भव्य महल था और मैरी एंटोनिटी के 3 बच्चे थे। ये एक सलाहकार भी थी जो लुई 16 को सलाह देती रहती थी। द पैलेस ऑफ वर्सलीज वाज एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे जो पब्लिक को टैक्सेस के तौर पर देने पड़ते थे। उस समय फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज़ को फ्री कराया ब्रिटिश से। ब्रिटिश ने उस पर कब्जा कर रखा था और अंत में ब्रिटिश आर्मी को इवैक्यूएट करना पड़ा। इससे 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज फ्रांस पर आ गया था। नाउ फ्रांस वाज इन डेप्थ। उस कर्ज को पूरा करने के लिए उसने असेंबली ऑफ स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई जिसमें क्लर्जी, नोबिलिटीज़ और थर्ड स्टेट यानी बिजनेसमैन और दूसरे हायर टैक्स पेयर थे। तो नेशनल असेंबली की बैठक यहाँ दिखाई जा रही है जो कि पैलेस ऑफ वर्सलीज में बुलाई गई, उसके खुद के महल में। So this is Palace of Versailles and this National Assembly meeting is going on in 1789. Now इसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स के लोग तो बैठे हुए हैं और थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव खड़े हुए हैं। 90% मेंबर्स थर्ड स्टेट के थे, बाकी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के बहुत कम मेंबर्स थे। थर्ड स्टेट में भी जो बिग बिजनेसमैन थे उन्हीं को आने दिया गया, पीजेंट्स और आर्टिजन्स को नहीं आने दिया गया। थर्ड स्टेट के लोग टैक्स पे करते थे और उसका लाभ फर्स्ट स्टेट यानी पोप और चर्च के लोग और सेकंड स्टेट यानी नोबिलिटीज़, सामंत, दरबारी और राजा लोग उठाते थे। इस तरीके से पूरे यूरोप में लगभग ऐसा ही सिस्टम था, फ्रांस में भी ऐसा ही था। दिस इज़ द ड्रेस कोड ऑफ वेरियस स्टेट्स पर्सन, चर्च, नोबिलिटीज़ एंड द थर्ड स्टेट पर्सन्स। थर्ड स्टेट पर्सन टैक्स में दबा हुआ था और वो पूरा लोड उठाता था फर्स्ट और सेकंड स्टेट की लीजर लाइफ का। नाउ थर्ड स्टेट के लोगों ने टैक्स देने से मना कर दिया जनरल स्टेट असेंबली की बैठक में और वो वहाँ से वॉकआउट कर गए और वहाँ से फिर वो पास के ही टेनिस कोर्ट में चले गए जो पैलेस ऑफ वर्सलीज के पास था और वहाँ पर एबे सीज और मिराबियो ने ये ओथ ली कि जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। उन्होंने इस असेंबली का नाम नेशनल असेंबली दिया। नाउ अब एक नेशनल असेंबली बन गई और उसने स्टेट ऑफ जनरल स्टेट को डिफाई किया। ये भी मिराबियो भी एक नोबल फैमिली का था जो कि सरकारी सुख सुविधाओं को नहीं लेता था और वो एक रिवॉल्यूशनिस्ट था। उस समय फ्रांस में अकाल पड़ा हुआ था और महामारी की ओर बढ़ रहा था, तो लोगों के अंदर एक तरीके का डिसेंट था, वो सरकार के विरोध में आ गए। औरतें बेकरी में लंबी लंबी क्यू लगाए रहती थीं ब्रेड के लिए, तो सरकार मैनेज नहीं कर पा रही थी। खाद्यान्न का भी अभाव था। जो बड़े बड़े नोबिलिटीज़ थे, सामंत थे, वो टैक्स लिया करते थे, हैवी टैक्सेस, तो उसको स्पाइडर बताया गया है और जो टैक्स दे रहा है
उसको एक इंसेक्ट बताया गया है। नाउ ड्यू टू दिस देयर वाज ए रिवोल्यूशन इन फ्रांस एजिटेटेड बाय कॉमन पीपल, दे हैव डन एजिटेशन। नेशनल असेंबली जो मीराबियू एबे सेबी ने की, उन्होंने एक सिंबल दिया जो एलिगरी ऑफ फ्रांस बना। सो दैट इज़ मैरी एनी, और मैरियानी वहाँ की राष्ट्र की देवी थी। और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, एक रेड कलर की कैप और इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो एक पत्थर पर लिखा गया, ऐसे सिंबल यूज़ किए गए। और ट्राई कलर फ्रांस नेशन का फ्लैग बनाया गया। देयर वर ये ओपन चेन्स, टूटी हुई हथकड़ियाँ, ये सारे, एंड दैट इज स्नेक विद इट्स टेल इन इट्स माउथ, ऐसे सिंबल यूज़ किए गए। अब यहाँ पर नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना ली। लुई 16 को अब उसके अंतर्गत काम करना पड़ा। तो लुई 16 वही करता था जो नेशनल असेंबली कहती थी, बट उसने दूसरे और डायनेस्टी से गठबंधन करके नेशनल असेंबली को कई बार डिसमेंटल किया, कई बार भंग किया, ध्वस्त कर दिया। ऐसा 17 बार उसने किया। तो नेशनल असेंबली बहुत ज़्यादा स्टेबल अब नहीं रह गई थी। ये सारे सिंबल्स हैं, दिखाए जा रहे हैं कि कैसे नेशनल असेंबली ने खुद को स्वतंत्र करने की ठान ली थी। नाउ देयर इज़ द फ्रांस, ब्लू कलर में फ्रांस का मैप दिखाया गया है, उसके ठीक बगल में येलो कलर का ऑस्ट्रिया है। सो दिस इज़ द ये सिंहासन है जिसमें लुई 16 और मैरी एंटोनिटी की मैरिज हुई थी। सो इट वाज ए वेरी लीजर्ड पैलेस। अल्टीमेटली नेशनल असेंबली ने लुई 16 का ट्रायल किया और उसको गुलोटिन कर दिया गया। हिज हेड वाज चोप्ड, एग्जीक्यूटेड। नाउ दीज वर द टेनिस कोर्ट ओर्थ जिसमें मीराबियू और एबे सेबी ने हिस्सा लिया और शपथ ली। These are John Locke and Rousseau. These were two philosophers जिन्होंने नेशन की अवधारणा प्रस्तुत की कि नेशन क्या है। हर एक को आज़ादी मिलनी चाहिए और राजा के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। जॉन मारत, it was also a lead role player in French Revolution. Women also participated in French Revolution. They had a meeting at various places for this. French Revolution was a power of common against nobilities. So there were riots, there were revolts against nobilities. Buildings were burnt. जो सरकारी बिल्डिंग थी वो जलाई गई। पब्लिक ने ऑफिशियल बिल्डिंग पर अटैक किया। बास्तील जेल पर अटैक किया गया 1789 में और उसके हथियार लूट लिए गए। 1789 में ही स्टेट ऑफ जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी और उसी समय नेशनल असेंबली का गठन हुआ था और उसी समय बास्तील जेल पर हमला हुआ था। ये कॉमन पीपल ने, एजिटेटेड लोगों ने वहाँ हमला किया और हथियार लूट लिए टू रिवोल्ट अगेंस्ट नोबिलिटीज़। Now this is a revolutionary woman, Olympie de Gouges। रॉबेस्परे उस समय एक जैकोबिन्स क्लब का मेंबर था और जैकोबिन्स क्लब नोबिलिटीज़ और किंग के खिलाफ बनाया गया क्लब था जिसके मेंबर की ड्रेस इस तरीके की थी। सो दिस वाज द ड्रेस कोड ऑफ जैकोबिन्स क्लब। ये एक तरीके का रिवोल्यूशनरी पीपल का क्लब था जो नेशनहुड पे यकीन रखते थे कि देश को नेशन बनाना है, किंग के अंडर में नहीं होना चाहिए, पीपल कैन रूल। दिस इज मैक्सिमिलियन रॉबेस्परे जो इसका एक मेंबर था। नाउ द मारत वाज आल्सो ए रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट। रॉबेस्परे ने लुई 16 का सर काट दिया और खुद एज ए कन्वेंशन उस समय की एक संस्था बनाई गई जिसका ये अलोन लीडर था और उसने वहाँ पर सभी नोबिलिटीज़ को मरवा दिया। दैट इज़ नोन एज रेन ऑफ टेरर ऑफ 1793 टू 94। और अल्टीमेटली लुई 16 का सर काटा गया। फिर लोगों ने त्रस्त आकर रॉबेस्परे का भी सर गुलोटिन कर दिया, वो भी
काट दिया। इस तरीके से रेन ऑफ टेरर का अंत हो गया। सो दिस इज गुलोटिन, जिसमें ऊपर से एक लकड़ी का पट्टा गिराया जाता था और सर उछल कर दूर गिरता था। सो लुई 16 वाज गुलोटिनाइज्ड, रॉबेस्पियर गुलोटिनाइज्ड। उसके बाद वहाँ डायरेक्टरी आई जो 5 लोगों की संस्था थी। तो 5 लोग मिलके अब वहाँ शासन चलाते थे, जिसकी वजह से कोई भी निर्णय सही समय पे नहीं हो पाता था। सो डायरेक्टरी वाज फेल्ड टू रूल। तो पहले किंग था, एब्सोल्यूट मोनार्की, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई, फिर कन्वेंशन आया, फिर डायरेक्टरी आई। जब डायरेक्टरी भी नहीं चल पाई तो उसका लाभ उठाते हुए जो मिलिट्री हेड था नेपोलियन, उसने वहाँ पर अब शासन करना शुरू कर दिया। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज किंग ऑफ फ्रांस इन 1804। He was very ambitious leader and good orator. He was a believer of expansion of territories and modernization. He has done some modernization in Europe that is named on behalf of him. He proclaimed in a procession as a ruler of France. So उसने अपने आप को रूलर घोषित कर दिया। कन्वेंशन भी चला गया, डायरेक्टरी भी चली गई, अब मिलिट्री का शासन हो गया। सो दिस नेपोलियन ने मिलिट्री पावर बढ़ानी शुरू कर दी और उसने लगभग यूरोप के 80% टेरिटरीज पर कब्जा कर लिया। अंत में वो इजिप्ट तक पहुंच गया। एंड दिस इज द फोटो दैट हाउ ही एनकाउंटर्ड द स्टैचू। So this is the region which is in green color. It is captured by Napoleon. Most of the region of Europe was Russian. Other than Russian Empire, it was all captured by Napoleon. And modernization was also done. But on the other side, heavy taxes were levied on common people. This is how Napoleon defeated in Waterloo. So रशियन फोर्सेस से जब ये हार गया, ये बैटल ऑफ वाटरलू बहुत फेमस है। इसमें नेपोलियन की 1814 में पराजय हुई। नेपोलियन डिफीटेड एंड मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज विच वर वन बाय नेपोलियन वर नाउ हैंडेड ओवर टू अलाइड फोर्सेस, जो फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एंड प्रूशिया की थी। प्रूशिया आजकल जर्मनी कहा जाता है। अंत में नेपोलियन को देश निकाला दे दिया गया। नेपोलियन वाज एग्जाइल्ड एंड इट लीडेड टू डेथ। सम आर टेलिंग दैट द नेपोलियन वाज आर्सेनाइज्ड, उसको आर्सेनिक दिया गया, जहर दिया गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लास्ट में अब फिर से जो शासन था वो कंजर्वेटिव रिजाइम के हाथ में आ गया और एलाइड फोर्सेस ने 1815 में नेपोलियन से संधि की। दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना। तो ट्रीटी ऑफ वियना की संधि में नेपोलियन को हटा दिया गया और लुई 18 को वहाँ का राजा बना दिया गया। लुई 16 के बाद लुई 18। तो ट्रीटी ऑफ वियना ऑस्ट्रिया में साइन की गई, नेपोलियन को देश निकाला दिया गया। एंड दिस इज अदर पैलेस ऑफ ट्यूलरी, जो वहाँ के राजाओं का महल था। पैलेस ऑफ वर्सलीज एंड ट्यूलरीज, दीज वर द 2 पैलेस इन पेरिस, फ्रांस। सो इनकी भव्यता को आप देख सकते हैं। दिस इज पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। इट वॉज ऑल्सो अटैक्ड बाई फ्रेंच पीपल इन सेकेंड रिवोल्यूशन। So such was the magnanimity of Palace of Versailles. Still, it is a worth seeing place. Now you can see the interior of Palace of Versailles, how magnificent it is. So this is interior of Palace of Versailles. This is the scene in which Louis XVI was trialed and ultimately executed. क्योंकि उसने टैक्स बढ़ाने के लिए कहा था, तो नेशनल असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई, उसको अपने अंतर्गत काम करने के लिए बोला, तो उसने ठीक से काम नहीं किया और फिर उसको एग्जीक्यूट किया गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर फिर उसके बाद आया,
उसको भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, गला काट दिया गया। फिर नेपोलियन उसके बाद आया। नेपोलियन ने टेरिटरी बढ़ाना शुरू किया, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को जीत लिया, तो सारे यूरोपियन कंट्रीज़ ने एलाइड फोर्स बनाकर उसे हटा दिया। ये एक चित्र दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि नेपोलियन ने सुधार के नाम पर कैसे लोगों पर अत्याचार किए। एंड दिस इज ट्रीटी ऑफ वियना, जिसमें जो एलाइड फोर्सेस हैं, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया, ब्रिटिश, रशिया, सब ने मिलकर जर्मनी की पावर को कर्ब किया और उससे जीते हुए क्षेत्र वापस छीन लिए गए। अल्टीमेटली Charles X. So after Louis XVIII, last figure was of Louis XVIII, and this is Charles X, became the king of France. चार्ल्स 10 ने लोगों के और प्रेस के अधिकार छीन लिए, जिससे जुलाई रेवोल्यूशन हुआ। ये बहुत फेमस रेवोल्यूशन है। चार्ल्स 10 जब महाराजा बना, उसने सबके अधिकार छीन लिए, तो लोग सड़कों पर उतर आए कि प्रेस की फ्रीडम हमको चाहिए। तो ये जुलाई 1830 रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये फ्रांस का सेकेंड रेवोल्यूशन है। फर्स्ट रेवोल्यूशन बास्तील जेल का है जो 1789 में था, और ये सेकेंड रेवोल्यूशन जुलाई 1830 का है। नाउ लुई फिलिप वहाँ का उसके बाद राजा बना जुलाई 30 रिवोल्यूशन के बाद, और वहाँ का लास्ट राजा नेपोलियन 3 बना। उसके बाद नेपोलियन 3 के बाद फिर से फ्रांस में थर्ड रिवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद फ्रांस फुल फ्लेज एक रिपब्लिक कंट्री बन गया, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, फ्रांस में नेशनलिज्म आ गया। तो फर्स्ट रिवोल्यूशन बास्तील जेल का है, सेकेंड रिवोल्यूशन जुलाई 1830 का है, और थर्ड रिवोल्यूशन नेपोलियन 3 के समय का है, जो लास्ट किंग था। नाउ यू कैन सी ट्यूलरीज पैलेस पर लोग कैसे अटैक कर रहे हैं। सो ट्यूलरीज पैलेस पर अटैक यहाँ पर भी दिखाया गया है कि जो वहाँ का एक दूसरा महल था, एक प्रिंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्सलीज था और एक पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, तो इन पर लोगों ने अटैक किया। एंड दिस इज नाउ ए म्यूजियम, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज इन फ्रांस, Paris, worth seeing. This is a overview of the Palace of Tuileries. Versailles is more magnificent, so it is magnanimous. So both the palace were pertaining to French rulers. Here you can see after in 1848 the डेपुटीज, जो मुख्य लोग थे, उनकी असेंबली हो रही है कि किस तरीके से फ्रांस में अब कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए। ये एक पिक्चर दिखाया गया है कि असेंबली ऑफ स्टेट जनरल जो लुई 16 ने बुलाई थी, कैसे कॉमन लोग वहाँ नोबिलिटीज़ और जो सामंतवाद थे उनका बोझ उठाते थे। ये दिखाया गया है पिरामिड ऑफ कॉमर्स से। फीमेल का किस तरीके से वहाँ कंट्रीब्यूशन था फ्रांस के रिवॉल्यूशन में, इस चित्र में आप देख सकते हैं। वहाँ जो न्याय था उसमें फैट लोगों का फैट कैसे काट के कम किया जाता था, सच वाज ए ब्लाइंड जस्टिस। सो एट द टाइम ऑफ कंजर्वेटिव राजा लोगों को पसंद करते थे। ये फीमेल का कंट्रीब्यूशन दिखाया गया है। ये कंजर्वेटिव्स हैं जो कह रहे हैं कि आप जितनी देर तक चाहें सोच सकते हैं, लेकिन बोलने का अधिकार आपको